हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान विषय पढ़ रहे थे 9th क्लास का, जिसमें कि हम लोगों ने पहले के वीडियोस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा पूरा हो चुका है। आज हम लोग जो है नया पार्ट शुरू करेंगे, जिसका नाम है हमारा परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 3 है, यानी कि पार्ट 3 है हमारा परमाणु एवं अणु। तो इसको परमाणु क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये वाला आज हम लोग पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर है इस पार्ट का, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, ठीक है, और अणु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये सभी हम लोग इसी पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि परमाणु और अणु। ठीक है, तो ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, उसके प्रतीक पढ़ेंगे, ये सब लोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है, हम लोग परमाणु और अणु हमारा पाठ का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले परमाणु के बारे में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जो है, जो हमारे महर्षि कणाद थे उनके अनुसार क्या था। ठीक है, परमाणुओं को महर्षि कणाद ने क्या कहा, उनके बारे में क्या था। देखिए, महर्षि कणाद के अनुसार, देखिए सबसे पहले आता है हमारा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद के अनुसार, ठीक है, अब जो हमारे महर्षि कणाद थे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया, वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने बताया, महर्षि कणाद के अनुसार था, उन्होंने क्या कहा था कि यदि हम पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है हमारा, यदि हम पदार्थ को लगातार विभाजित करते जाएं, ठीक है, किसको विभाजित करते जाएं? पदार्थ को अगर हम विभाजित करते जाएं तो जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और फिर उसको भी विभाजित किया जाता है, यानी कि उसको फिर तोड़ा जाता है, तो वो भी फिर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। इसी तरह से वो लगातार उसको विभाजित करते जाए पदार्थ को, तो वह छोटे से छोटे कणों में विभाजित होता जाता है, और अंत में यानी कि लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाती है, एक ऐसी सीमा आ जाती है कि जो हमारा छोटा सा जो कण था, जिसमें कि हमारा पदार्थ विभाजित हुआ था, वो कण जो होता है विभाजित होना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब उसको, वो इतना छोटा हो जाता है कि उसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो बिल्कुल छोटा सा जो कण मिला हमें लास्ट में, जो बिल्कुल लास्ट में जो हमें छोटा कण मिला, जो लगातार हम लोग पदार्थ को तोड़ते आ रहे हैं, यानी कि विभाजित करते आ रहे हैं, कि डिवाइड करते आ रहे हैं, तो लास्ट में जो हमें उतना छोटा एकदम सूक्ष्मतम जो हमें कण मिला, जिसको हम बिल्कुल अब डिवाइड यानी कि विभाजित नहीं कर सकते, तो उसी सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता लग ही रहा होगा कि जो हमारा परमाणु होता है वो कितना ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये महर्षि कणाद ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो जो हमारा पदार्थ है, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होते हैं? कण। और फिर उनको भी अगर विभाजित लगातार करते जाएं तो लास्ट में हमें, यानी कि अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें कि उस कण को पुनः विभाजित करना असंभव हो जाएगा, यानी कि वो हमारा दोबारा से विभाजित नहीं हो सकेगा। ठीक है, ऐसे सूक्ष्मतम कण को, ऐसे छोटे से छोटे कण को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने कह तो दिया कि जो हमारा सूक्ष्मतम कण है वो क्या है, बिल्कुल जो छोटे से छोटा जो कण हमें मिला है वो क्या हमारा परमाणु है। ठीक है, अगर हम और भी तरह से आपको इसको परिभाषित करें या आपको समझाएं, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जिस प्रकार जो कोई भी इमारत बनती है, कोई भी मकान मान लो, इमारत मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है,
अगर किसी इमारत को बनाया जाता है कि जिस प्रकार कोई इमारत बनती है, ठीक है, उस इमारत के बनने में तो उसकी जो रचनात्मक क्या होती है, यानी कि उस इमारत की जिससे रचना हुई है, यानी कि जिससे वो बना है, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी रचनात्मक में इकाई हो गई, यानी कि जो बनाने वाला जो हमारा कण है उसको क्या होगा रचनात्मक इकाई, ठीक है। उसको बनाने में किसका उपयोग होता है, किसका यूज होता है, जो छोटा सा रेत का कण होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी इमारत को बनाने में उसकी रचनात्मक इकाई क्या है, छोटा सा रेत का कण। आप जानते भी होंगे कि छोटा सा रेत का कण होता है वो कितना बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन वो छोटा सा रेत का कण है तो उसने क्या बना दिया, पूरी इमारत को बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम किसी इमारत को बनाने के लिए किसी इमारत की जो रचनात्मक इकाई है वो क्या है, रेत का कण है, उसी प्रकार जो हमारे द्रव्य होते हैं उनको भी बनाने में, उनकी भी रचना करने में उनकी रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसीलिए मैंने आपको रेत वाला एग्जाम्पल दे दिया कि जो हमारा छोटे से छोटा कण यानी कि परमाणु है वो क्या बनाता है, द्रव्यों को बनाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया परमाणु के बारे में, ठीक है। अब जो हमारा परमाणु होता है, ठीक है, तो परमाणु जो होता है, देखिए परमाणु, ठीक है, परमाणु का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। देखिए परमाणु का आकार वो इतना छोटा होता है कि उसे नैनोमीटर में मापा जाता है, इतना छोटा है तभी तो उसे नैनोमीटर में नापा जाता है। अब देखिए जो नैनोमीटर होता है हमारा, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है हमारा 10⁻⁻⁹ यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब अगर हम लोग 1 मीटर निकालते हैं, ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको इसमें परमाणु के बारे में बता दिया कि परमाणु जो होता है हमारा वो कितना छोटा होता है, ठीक है, इतना छोटा होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा होता है, ठीक है। अब परमाणु इतना छोटा होता है इसीलिए इसको जो है नैनोमीटर में मापा जाता है, यानी कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में होती है। ये भी मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। इसको मैंने कई बार पहले की भी कई वीडियोज में आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है, देखिए जो हमारा ये है, इसके बाद हमारा आता है परमाणु को, मैं आपको समझ में आ गया होगा परमाणु क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। अब देखिए कि हमारा जो रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो रासायनिक संयोजन का नियम जो थे वो हमारे किसने दिए थे, वैज्ञानिक थे हमारे लुआइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट। देखिए लुआइजिए, जोसेफ एल, लुआइजिए एवं जोसेफ है, ठीक है, एल प्राउस्ट, ये हमारे वैज्ञानिक थे, ठीक है, लुआइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, ये 2 वैज्ञानिक थे हमारे जिन्होंने जो है रासायनिक संयोजन के नियम दिए, ठीक है। अपने कई प्रयोगों के कार्यों के पश्चात इन्होंने 2 नियम दिए थे, वो हमारे थे रासायनिक संयोजन के नियम। पहला हमारा था, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, ये इनका पहला नियम था, ठीक है। नंबर 2 इनका था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो ये हमारे 2
नियम दिए थे इन्होंने। पहला हमारा क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा था और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा था। देखिए द्रव्यमान, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, किसका, द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। समझ रहे होंगे, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है ना ही विनाश होता है, ठीक है, या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब सृजन क्या होता है, विनाश क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है इस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार जब हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है उसका ना ही सृजन हो सकता है ना ही विनाश, यानी कि उसमें हम द्रव्यमान को ना ही सृजन मतलब कि उसको समेटना यानी कि उसको प्राप्त करना, ठीक है, और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं ना ही उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर हमारा दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम को जो हमारे लुआइजिए थे और जो और अन्य वैज्ञानिक थे यानी कि जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला था, इस बात को बताया था कि जो हमारा यौगिक होता है, क्या होता है यौगिक, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारा जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार जो हमारा जो प्राप्त यौगिक होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उस यौगिक में इन तत्वों का अनुपात, कोई भी जो यौगिक हमारा बना हुआ है, जो यौगिक हमारा बना है, देखिए ये किससे बना है, तत्वों से, तत्वों से बना है ना, 1 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर हमारा क्या बना है, यौगिक बना है। ठीक है, तो इस यौगिक में जो तत्व हमारे, इन तत्वों जो यौगिक बना हुआ है उसमें जो तत्वों का जो अनुपात होता है, ठीक है, वो हमारा स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। इसे किसी स्थान से चाहे इसे किसी भी स्थान से हम प्राप्त क्यों ना किया गया हो अथवा जो है किसी से भी इसे बनाया गया हो, लेकिन ये जो हमारे तत्वों का अनुपात होता है वो हमेशा जो होता है वो स्थिर ही रहता है। ठीक है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो तत्वों का अनुपात होता है किसी यौगिक के बनने में, तो वो हमारा स्थिर ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये तो हमारा था स्थिर अनुपात का नियम, इसीलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम भी कहा गया है। तो एक तरह से हम फिर से आपको इसको बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट करके कि इसके अनुसार जो है किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, जो जिनसे कि ये हमारा बना हुआ है, तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है। इसमें जो भी अनुपात होगा वो निश्चित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसको बदल दें। ठीक है, चाहे उसको हम किसी भी स्थान से लेके आए या किसी से भी वो बनाया गया हो, तो वो हमारा तत्वों का जो हमारा अनुपात होगा वो हमेशा हमारा स्थिर ही रहेगा, यानी कि निश्चित रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, देखिए कि जो हमारे परमाणु होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, फिर भी अब हम आगे चलते हैं इसमें। देखिए ये हमारा हो गया रासायनिक संयोजन के नियम, ये हमारे क्या हो गए, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, देखिए ये हमारे रासायनिक संयोजन के नियम हो गए। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा जो परमाणु होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि वो कितना छोटा होता है, इतना छोटा कि उसको हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। अब किसी भी चीज़ को अगर हम नैनोमीटर में नापते हैं तो आपको पता लग ही रहा होगा कि वो कितना छोटा होता है। आप एक तरह से ये देख लीजिए कि जो अगर हम लोग लाखों करोड़ों अगर परमाणुओं को हम एक के ऊपर एक रख दें,
ठीक है। जो हमारे परमाणु होते हैं, जो सूक्ष्मतम कण होते हैं हमारे परमाणु, अगर हम करोड़ों को एक के ऊपर एक ऐसे जत्थे की तरह रखते जाएं, तो अगर हम तब अगर उसको देखेंगे तो हमारा जो कागज होता है एक, उस जितना मोटाई उस कागज की होती है शायद ही उतनी हो पाए। अब आप उतना समझ रहे हो कि उसमें वो कितना ही हमारा छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए हमारे परमाणुओं के बारे में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए कि विभिन्न तत्वों के, देखिए विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक, परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। अब देखिए ये क्या होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। जो हमारे तत्व होते हैं, ठीक है, उनके परमाणुओं के आधुनिक यानी कि मॉडर्न, ठीक है, जो यानी कि इस टाइम पे हमारे यानी कि प्रेजेंट टाइम पे यानी कि मॉडर्न जो हमारे प्रतीक हो गए, उनको हम लोग नहीं सॉरी आधुनिक होता है हमारा पिछला। ठीक है, तो आधुनिक प्रतीक, तो ये जो हमारे आधुनिक प्रतीक जो थे हमारे, इसे सबसे पहले हमारे डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतीकों का जो है वो वैज्ञानिक जो हमारे कौन से थे, डाल्टन, ठीक है, उन्होंने इन प्रतीकों को जो है सबसे पहले इनका अर्थ यानी कि अत्यंत विशिष्ट अर्थ में इनका उपयोग किया था यानी कि प्रयोग किया था। ठीक, तो ये तो हमारे, अब देखिए कि उन्होंने क्या क्या कहा था कि जब जो हमारे कौन से वैज्ञानिक थे, डाल्टन, ठीक है, डाल्टन ने जो है इनके बारे में बताया था। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा था कि जब उन्होंने इस आधुनिक प्रतीकों को जब उन्होंने प्रयोग किया इन पर, ठीक है, तो इन्होंने उन प्रतीकों की एक निश्चित मात्रा की ओर, ठीक है, इंगित किया था यानी कि उसकी तरफ उनको उसका इशारा किया था। ठीक, तो इन प्रतीकों का जो हमारा अब उसकी जो निश्चित मात्रा थी, तो उसके क्या था यानी कि उसके द्रव्यमान को उन्होंने इंगित किया था। ठीक है, जो परमाणु का जो हमारा परमाणु होता है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि इन्होंने, हमारे दो वैज्ञानिक थे, एक तो हमारे डाल्टन थे, एक हमारे थे बर्जीलियस। ठीक है, तो जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि जो तत्व है हमारे, क्या है हमारे तत्व, इसकी एक निश्चित मात्रा जो होती है उसको जो है ये प्रतीक जो होते हैं हमारे वो उसको दर्शाते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतीक होते हैं वो तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि जो डाल्टन थे उनके अनुसार जो होते हैं कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। देखिए किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार, देखिए डाल्टन के अनुसार कुछ तत्वों के प्रतीक, ठीक है, कि जो डाल्टन थे उन्होंने कुछ तत्वों के प्रतीक को दिए थे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो उसको इस तरह से इंगित करता था यानी कि वो उसको दर्शाता था। तो सबसे पहले हमारा आता है, देखिए इसको हटा देते हैं, देखिए देखिए हमारा ये, देखिए ये तो था हमारा हाइड्रोजन। अगर इन्होंने क्या कैसे बताया था कि आधुनिक तरह से जो हमारा परमाणु होता है वो हम इस तरह से, इसका आधुनिक प्रतीक ये है। ठीक है, ये डाल्टन ने बताया था। तो ये हमारा हाइड्रोजन आधुनिक प्रतीक, जो हमारा परमाणु जो है उसका प्रतीक जो है ये हमारा आधुनिक प्रतीक है। ये किसने बताया था, हमारा डाल्टन के अनुसार था। ठीक है, कि तत्वों का ये जो हमारा तत्व है इसका ये प्रतीक है। फिर हमारा इस तरह का जो था, ये देखिए इसको इन्होंने बताया था फास्फोरस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है इस तरह से अंदर राउंड के अंदर, गोल के अंदर, ये हमारा इस तरह से सी बनाओ, तो ये उन्होंने बताया था कॉपर, कि ये इस तरह से अगर ये हो तो ये कॉपर को प्रदर्शित करता है यानी कि इंगित करता है। फिर नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये इस तरह से और अंदर एक जी बना के छोटा सा, और इसमें इस तरह से ये उभरे हुए होते हैं, ये इसको कहा था इन्होंने गोल्ड।
ठीक है, यानी इसको क्या कहा था, गोल्ड। ठीक है, इस तरह से आप देख भी सकते हैं, जी लिखा हुआ है तो आप इससे भी पहचान कर सकते हैं। फिर अगला हमारा आता है इस तरह से, फिर इसमें ये ब्लैक पूरा, तो कार्बन। इस तरह से भी आप पता करते हैं कि जो कार्बन होता है वो हमारा ब्लैक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको समझने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट हमारा देखिए इस तरह से आता है, इसको इन्होंने बताया था कि ये सल्फर का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ये देखिए सीसा यानी कि लेड। इससे भी पता कर सकते हैं कि अंदर एल छोटा सा बना है यानी कि वो लेड है यानी कि शीशा है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा आता है पी यानी कि क्या इसको बोलेंगे, देखिए प्लेटिना, इसका इन्होंने ये प्रतीक दिया था। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन यानी कि ये पूरा हमारा खाली है, तो क्या है हमारा, देखिए ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आयरन। आयरन को इन्होंने इस तरह से इसका प्रतीक दिया कि देखिए अंदर आई बना हुआ है, तो इससे भी आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये हमारा हो गया आयरन। ठीक है, अब देखिए इसको अगला आता है हमारा सल्फर, एस बना दिया, सॉरी सल्फर नहीं सिल्वर। ठीक है, एस बनाया, ये हमारा हो गया सिल्वर। आप इसी तरह से आप समझ भी सकते हैं, अगर इस तरह से आप समझ के उनको याद करेंगे तो जल्दी से आपको लर्न हो जाएगा। अब देखिए ये अंदर छोटे छोटे से इसमें डॉट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारा हो गया देखिए पारा। ठीक है, तो ये तो जो है डाल्टन थे, उनके अनुसार जो हमारे कुछ तत्व हैं दिए हुए, उनके ये आधुनिक प्रतीक हैं। देख लीजिए कि हाइड्रोजन का हमारा आधुनिक प्रतीक क्या है, देखिए इस तरह से बना हुआ है। फास्फोरस का ये है, कॉपर का ये है, अंदर छोटा सा सी बना हुआ है, इस तरह से आप समझ भी सकते हैं। गोल्ड अंदर छोटा सा जी बना रखा है, तो क्या है ये देखिए गोल्ड। ये कार्बन पूरा अंदर से ब्लैक है, तो इसको हम कार्बन, इसको इन्होंने नाम दिया। ठीक है, ये वाला प्रतीक इनका है सल्फर। नेक्स्ट हमारा है देखिए छोटा सा एल यानी कि लेड यानी कि शीशा, इसका ये प्रतीक है इनका लेड। ठीक है, अब ये इसका प्रतीक है, देखिए अंदर छोटा सा पी है बना हुआ यानी कि प्लेटिना। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप जानती है गैस होती है, तो इस तरह से आप देखिए खाली है पूरा, तो इस तरह से आप समझ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आई अंदर बना, तो आयरन, ये प्रतीक है इसका सिल्वर का, और ये है हमारा पारे का। तो ये तो इन्होंने किसने, डाल्टन द्वारा जो है ये कुछ सुझाव दिए थे। डाल्टन के सुझाव के अनुसार जो होते हैं ये हमारे तत्वों के प्रतीक थे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए ये तो हमने पढ़ लिए कि परमाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और संयोजन के नियम भी मैंने आपको देखिए बता दिए हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जो हमारे वो होते हैं परमाणु द्रव्यमान, जो हमारा क्या होता है। ठीक है, परमाणु वो तो मैंने आपने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है देखिए कि परमाणु द्रव्यमान। देखिए आगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है हमारा देखिए परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अब देखिए कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। जो हमारा परमाणु होता है, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ही हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, कोई भी परमाणु हुआ उसके द्रव्यमान को ही हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया परमाणु द्रव्यमान। ठीक, अब इसको सबसे पहले किसने खोजा था, देखिए डाल्टन ने। डाल्टन जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सबसे पहले, यानी कि जो डाल्टन थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की खोज की थी। उनके अनुसार क्या था कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उन्होंने क्या कहा था कि उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। हर तत्व का अपना एक अभिलाक्षणिक, मतलब कि अपना खुद का एक, जो है कि उसके जो गुण है खुद का, उसको अभिलाक्षणिक बोलते हैं। ठीक है, तो उसका खुद का यानी कि अपना अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, तो वो तो क्या होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्रारंभ में जो होता है यानी कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो
AMU से जो होता है इसको उसकी यानी कि यूनिट या कह सकते हो, इकाई कह सकते हो, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को क्या कहा गया था, AMU को माना गया था शुरू में, ठीक। तो ये जो है AMU पहले लिखा जाता था, पहले बताया गया था। लेकिन आजकल जो है IUPAC ने पद्धति ने बताया, यानी कि कहा कि जो हमारा नया है तो अब वो हमारा क्या है, इसको AMU की जगह पे अब हम लोग उसको शॉर्ट में लिखते हैं U, केवल U। अगर कभी पूछ भी लिया जाए कि जो U होता है यानी कि परमाणु द्रव्यमान की यूनिट यानी कि इकाई, तो उसका हमारा फुल फॉर्म यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें, अगर पूछा जाए कि इसको क्या लिखेंगे तो हम लोग बताएंगे यूनिफाइड मास, यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया परमाणु द्रव्यमान, यानी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसकी यूनिट यानी कि इकाई AMU पहले बताई गई थी और पहले लिखी भी जाती थी, लेकिन अब जो है इस टाइम पे सिर्फ U ही लिखी जाती है, यानी कि यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये तो इसकी इकाई हो गई, ठीक। अब देखिए कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है, देखिए कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान मैं आपको बता दे रही हूँ, ये आप याद भी कर सकते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कि कौन से तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ठीक। तो हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, इधर तत्व लिखते हैं, इधर इसके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, देखिए आप लिखते हो हाइड्रोजन के लिए, ये लिखते हो ना, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, यानी कि 1। फिर हमारा आता है कार्बन। कार्बन का कितना होता है, कार्बन 12, जानते हो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर हमारा आता है ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, यानी कि ऑक्सीजन 16 आपने पढ़ा भी है। सोडियम, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है सोडियम, सोडियम का होता है 23। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम, इसका होता है 24, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सल्फर, सल्फर का होता है हमारा 32, इसका कितना होता है 32। फिर हमारा अगला आता है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम, लास्ट है कैल्शियम, इसका होता है 40 यानी कि 40, ठीक है। देखिए अब हमारे कुछ तत्व हैं जिनका हमने परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिखा है। पहला हमारा देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। कार्बन, कार्बन का होता है 12। नाइट्रोजन का होता है 14 यानी कि 14। ऑक्सीजन इसका होता है 16 यानी कि 16। सोडियम इसका 23 यानी 23। मैग्नीशियम 24 यानी 24। सल्फर 32 यानी कि 32। क्लोरीन यानी कि 35.5 यानी कि 35.5। और हमारा लास्ट हमारा कैल्शियम यानी कि 40 यानी 40, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ तत्व हैं जिनके हमने परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आप इस परमाणु द्रव्यमान जो तत्वों के हैं आप इसको याद भी करेंगे, ठीक है। इनका आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में भी आपके यूजफुल यानी कि काम में आएगा, और इस टाइम पे भी जो आप 9th में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको ये याद करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो कभी कभी शॉर्ट में पूछ भी लिया जाता है कि इसका परमाणु, इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये सब शॉर्ट वगैरह पूछ लिया जाता है। फिर ये जब आप विज्ञान पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं याद ही करनी पड़ेंगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हमारे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको परमाणु के बारे में भी पढ़ा दिए, ठीक। तो ये तो हमारा परमाणु जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जो परमाणु था वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि परमाणु के बारे में जो भी थी वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
किसको पढ़ेंगे, अणुओं को, यानी कि मॉलिक्यूल्स को, कि जो हमारे अणु होते हैं वो क्या होते हैं और तत्वों के अणु क्या होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो इकाई होती है, इसकी यूनिट होती है, वो पहले AMU लिखा जाता था और अब जो है सिर्फ U से उसको प्रदर्शित यानी कि इंगित किया जाता है। तो ये इसकी अगर पूछ लिया जाए कि U जो होता है उसको फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं यूनिफाइड द्रव्यमान यानी कि यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये वाला टॉपिक, परमाणु के बारे में सारी जानकारी आपको हो गई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कल जो है इसके बाद में अणु टॉपिक को लेके आएंगे, तो आप उसको भी ध्यानपूर्वक देखें।